5 मिनट हार्ट अटैक के संबंधित बातें बताना चाहूँगा कुछ मैं। हार्ट अटैक के 90% केसेस में जो कारण होते हैं उनमें मुख्य 4 कारण होते हैं, जिनके कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है और स्मोकिंग। हार्ट अटैक के 90% केसेस में इन चारों में से एक कारण जरूर होता है। और जिन पेशेंट्स में जितने रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, यानी अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि किसी पर्सन के डायबिटीज़ भी है, किसी को हाइपरटेंशन भी, जो स्मोकर भी है, और किसी को कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे केसेस में मानिएगा कि हार्ट अटैक की होने की संभावना उसको है ही है, उसको सिर्फ ईश्वर ही बचाएगा। तो ऐसे केसेस में इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल केसेस में अगर हम बात करें तो आदमियों में हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा होते हैं। एज सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी हार्ट अटैक के केसेस उतने ही बढ़ते जाते हैं। और काफ़ी केसेस में हमने देखा होगा कि जनरली मोर देन 50 ईयर्स की एज में ही हार्ट अटैक के केसेस होते हैं। हालांकि अब हमारी जीवन शैली में परिवर्तन और खान पान की चेंज की वजह से यंग एमआई यानी यंग पेशेंट्स में भी हार्ट अटैक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। हम काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं अभी इन दिनों में। हार्ट अटैक के सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड कर सकता हूं, जिसको वन इज़ माइनर हार्ट अटैक, सेकेंड इज़ मेजर हार्ट अटैक। मेजर हार्ट अटैक की कंडीशन में पेशेंट्स को चेस्ट में, रेट्रोस्टर्नल एरिया में या दोनों हाथों में, गले में, पीठ में दर्द होगा, भारीपन होगा, साथ ही सफोकेशन होगा या घुटन सी महसूस होगी, और उसके साथ में कभी पसीना और कभी उल्टी का समन भी होने की संभावना रहती है। ऐसे केसेस में जब मेजर हार्ट अटैक होता है तो पेशेंट या उनके रिलेटिव्स खुद अपने आप ही डॉक्टर के पास में लेकर के जाते हैं, क्योंकि पेशेंट की तकलीफ ज़्यादा होती है। कई केसेस में साइलेंट अटैक आने के चांसेस होते हैं, जबकि मरीज को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। साइलेंट अटैक होने के चांसेस लेडीज़ में काफ़ी कॉमन होते हैं। ओल्ड एज, मोर देन 75 ईयर्स की एज में इस तरह के साइलेंट अटैक होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह से डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में और किडनी वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी इस तरह के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो कि साइलेंट अटैक आ जाता है। बट जब भी कभी मेजर हार्ट अटैक होता है तो उसमें जनरली कोई ना कोई हार्ट की नाड़ी 100% बंद हो जाती है। 100% बंद होने का मतलब है कि आगे ब्लड की सप्लाई एकदम से रुक गई है और वो पार्ट धीरे 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 डैमेज होना शुरू हो गया है। उस वक्त पे अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाते हैं तो वो पूरा का पूरा हिस्सा कुछ वक्त में डैमेज हो जाएगा, जिसकी रिकवरी आगे पॉसिबल नहीं हो पाती है। कई पेशेंट्स जो कि लेट प्रेजेंट करते हैं, यानी 1 दिन 2 दिन घर पे ही अपना ट्रीटमेंट करके निकाल लेते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं, और जिनका हार्ट काफ़ी वीक हो जाता है, से उनका हार्ट 20-25% रह गया, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है हार्ट की रिकवरी करना। और ऐसे केसेस आगे जा कर के हमेशा सांस की तकलीफ है, बार बार हॉस्पिटलाइज होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स उनमें रहती हैं। तो जब भी कभी मेजर हार्ट अटैक आता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कई बार फर्स्ट ईसीजी में उसके सिम्टम्स नहीं होते हैं, कुछ ईसीजी नॉर्मल आ जाती है, हमें थोड़ा सा वेट करके सेकंड ईसीजी का वेट करना चाहिए। एटलीस्ट 20 से 30 मिनट बाद में रिपीट ईसीजी चेक करके देखना चाहिए, और अगर स्ट्रॉन्ग डाउट हो तो ब्लड के कुछ टेस्ट हैं वो करने चाहिए, या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउट लग रहा है तो पेशेंट की सीधे एंजियोग्राफी के लिए भी सोचना चाहिए। ईसीजी में अमूमन वो पिक्चर आ जाती है जिसमें कि मेजर हार्ट अटैक के बारे में पिक्चर्स क्लियर हो जाती है। इन केसेस में हमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, बिकॉज टाइम इज़ मसल। अगर टाइम रहते आपने ट्रीटमेंट लिया तो आप अपने हार्ट की मसल्स को रिकवर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हार्ट परमानेंटली डैमेज हो गया, नेक्रोसिस हो गया, डैमेज हो गया। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एक मेडिकेशंस है जो कि हम आईवी कैनुला के थ्रू देते हैं, और उससे उस क्लॉट को डिसॉल्व करने का चांस होता है, बट उसमें डिसॉल्व होने के चांसेस ऑलमोस्ट 50% ही होते हैं। और अगर कहीं पे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी है, यानी तुरंत एंजियोग्राफी करके और उस नाड़ी को खोलने की फैसिलिटी हो, तो वो एक बेस्ट तरीका है जिससे कि हम अपने आँखों के सामने उस नाड़ी को खुलते हुए देख सकते हैं और हार्ट को बचा के
उसकी रिकवरी कर सकते हैं। कई लोग ऐसे वक्त पे फालतू इधर उधर इससे पूछना उससे पूछना और अपना 1 से 2 घंटे 3 घंटे या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाकर के टाइम बर्बाद करते हैं, वो अपने पेशेंट का नुकसान करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हार्ट अटैक के केसेस में ऑलमोस्ट 1 आवर जो होता है इनिशियल, जिसको हम गोल्डन आवर भी बोलते हैं, ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है। अटैक के बाद में सबसे ज़्यादा डेथ्स भी इसी पीरियड के अंदर होती है। यानी अगर हमें हार्ट के सिम्टम्स हैं तो सबसे पहले तुरंत हॉस्पिटल चला जाना चाहिए। अदरवाइज एरिथमियाज या दिल की धड़कन एकदम से इरेगुलर हुई, जिसको वीटी वीएफ वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, एंड पेशेंट कैन डाई विद इन फ्यू मिनट्स। सेकंड जो चीज़ है वो माइनर हार्ट अटैक है। माइनर हार्ट अटैक में पेशेंट्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो चलने फिरने में, सीने में दर्द, भारीपन, घुटन, दबाव महसूस होना है। कई बार सिम्टम में चेंजेज, लाइक जो पेशेंट पहले 4 से 6 किलोमीटर चल लेते थे, अब उनको 1 से 2 किलोमीटर चलने के बाद में थोड़ा सा थकान महसूस होना शुरू हो जाता है। उनको इच्छा करती है कि वो स्पीड कम कर लें, बैठ जाए, थोड़ा आराम कर लें। ये सिम्टम भी हार्ट के हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को पैदल चलने में भूखे पेट कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर सेम एक्टिविटी खाना खाने के बाद में करते हैं तो सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। उसको पोस्ट प्रेंडियल एंजाइना यानी खाना खाने के बाद में एंजाइना डेवलप होना कहते हैं। इसी तरह से कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ किलोमीटर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलेंगे, थोड़ा सा उनको डिस्कम्फर्ट होएगा, थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद में वो आराम से 4 से 6 किलोमीटर चल लेते हैं। इस जो टर्म, इसके लिए एक टर्म यूज की गई है जिसको कहते हैं वॉक थ्रू एंजाइना। यानी इनिशियल पीरियड पे चलने में उनको थोड़ा तकलीफ महसूस होती है, बट उसके बाद में हार्ट की कंडीशनिंग डेवलप हो जाती है और फिर वो आराम से आगे 4 से 6 किलोमीटर चल लेते हैं। बट ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट की नाड़ियों में कहीं ना कहीं ब्लॉक हैं। एंजाइना के सिम्टम के बारे में एक और मिथ है कि जनरली लोग कहते हैं कि ये बाईं तरफ ही होता है, ये पेट में नहीं होएगा, ये हाथ में नहीं होएगा, दाईं साइड में नहीं होएगा। ये सब मिथ्स हैं। एंजाइना का जो पेन है वो लोअर जॉ से नाभि तक कहीं पे भी हो सकता है, और इसके सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं वो एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी पे जरूर से जरूर होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी या मेंटल स्ट्रेस, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मेंटल स्ट्रेस कैन ऑल्सो कॉज एंजाइना। कुछ लोगों को चेस्ट में कोई सिम्टम्स नहीं होते, पर जैसे वॉकिंग करेंगे तो उनके थ्रोट में कुछ अजीब सा एहसास होता है, या लोअर जॉ में सिर्फ वॉकिंग करने पे या कोई हार्ड वर्क करने पे। रिमेंबर, अगर खाना खाने की वजह से किसी के लोअर जॉ में दर्द हो रहा है तो वो डेंटल प्रॉब्लम या जॉइंट की प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर चलने फिरने पे, हार्ड वर्क करने पे इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको एंजाइना के सिम्टम्स होने के हाई चांसेस हैं। इस तरह के जब भी कभी सिम्टम्स होते हैं माइनर हार्ट अटैक में, जो कि मैंने अभी सिम्टम्स बताए हैं जो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी या मेंटल स्ट्रेस पे होते हैं, उन केसेस में एकोकार्डियोग्राफी नॉर्मल आ सकती है, ईसीजी नॉर्मल आ सकती है। इन केसेस के लिए टीएमटी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग टीएमटी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि फिजिकल एक्सरसाइज क्यों किया जाए, जबकि ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है। एको और ईसीजी नॉर्मल आने के चांसेस हो सकते हैं। जब भी कभी सिम्टम्स हैं, ईसीजी में खराबी आ रही है, इको में खराबी आ रही है, इको की वजह से आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको कभी पहले हार्ट अटैक आया है या नहीं आया है। एंड सेकंड चीज़ कि आपके वॉल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कई बार वॉल में प्रॉब्लम की वजह से भी एंजाइना जैसे सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। आपने एक बार इवेल्युएट किया, ईसीजी नॉर्मल है, इको नॉर्मल है, बट टीएमटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल, जिनमें हम स्ट्रेस इको करके चेक करके देख सकते हैं, जिनमें हम सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करके चेक करके देख सकते हैं, स्ट्रेस थेलियम टेस्ट करके देख सकते हैं। बट अगर स्ट्रॉन्ग सस्पिशियसनेस हो, जो कि क्लियरली ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको एंजाइना का एपिसोड हुआ है, या आपके इको में थोड़ा डैमेज है हार्ट का, या आपकी ईसीजी क्लियरली ये शो कर रही है कि आपकी प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में आपको डायरेक्टली एंजियोग्राफी करवाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए।
एंजियोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड है जिसके द्वारा हम ये पता कर लेते हैं कि हार्ट की नाड़ियों में कहीं ब्लॉक है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर हमें मिलता है एंजियोग्राफी से वो ये है कि बीमारी है या नहीं है। अगर एंजियोग्राफी एब्सोल्युटली नॉर्मल है तो हो सकता है कि आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत ही ना पड़े, बट अगर एंजियोग्राफी में कुछ प्रॉब्लम है तो डिपेंड करता है कि आपकी एक नाड़ी, दो नाड़ी या तीनों नाड़ियों में ब्लॉक है। आपके अदर रिस्क फैक्टर्स क्या है, लाइक आपको डायबिटीज़ है, आपका हार्ट का फंक्शन किस तरह का है, आपकी नाड़ियों में ब्लॉक कम है, ज़्यादा है, डिफ्यूज़ हैं, ये सारे सब कुछ कैलकुलेशन और सारे रिस्क फैक्टर को देखते हुए आपको डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं कि आप बाईपास पे या एंजियोप्लास्टी पे जा सकते हैं। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप मेडिकेशंस पे भी रह सकते हैं। तो अगर आपकी डिजीज़ कम है तो आप मेडिकेशंस पे भी कंटिन्यू रह सकते हैं, बट अगर रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, आपकी नाड़ी में ब्लॉक्स ज़्यादा हैं, तो बेटर है बाईपास या एंजियोप्लास्टी। इन केसेस में भी कई बार इस तरह के केसेस देखे हैं जहाँ पे कि बॉर्डर लाइन लीजन है, जहाँ पे कि दो डॉक्टर्स की डिफर ओपिनियन होती है। लाइक एक डॉक्टर कहता है कि नहीं इस आर्टरी के अंदर का सपोज 70% कहीं ब्लॉक है, एक डॉक्टर कहेगा मैं एंजियोप्लास्टी करता हूँ, दूसरा कहेगा कि नहीं हम मेडिकेशंस पे ही काम चला सकते हैं। कई बार तीनों नाड़ियों में ब्लॉक है, बट कौन सा ब्लॉक सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें बाईपास पे जाना चाहिए या सिर्फ एंजियोप्लास्टी से काम चल सकता है। अगर ब्लॉक कम है तो हम सिर्फ एक स्टेंट या दो स्टेंट से काम करके और बाकी का जो ब्लॉक हैं उनको मेडिकेशंस पे कंटिन्यू कर सकते हैं। इन केसेस के लिए अभी कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, लाइक एफएफआर का टेस्ट है, लाइक आईवस टेस्ट है। इन टेस्ट के थ्रू हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सा